तुम्हारी 8 अरबपति बहनें हैं, लेकिन तुम हर रोज इधर उधर भटकते रहते हो। थक जाते हो तो पुल के नीचे सो जाते हो। भूख लगती है तो गलियों के कुत्तों से खाना छीन कर खाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैदा होते ही तुम्हें किसी ने बदल दिया था और कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। अच्छा हुआ कि एक बूढ़े कबाड़ी दादा मिल गए। उस दिन से वो तुम्हें अपना असली पोता मानने लगे। जो भी अच्छा खाने को मिलता पहले तुम्हें देते, जो भी खिलौने मिलते तुम्हें पकड़ा देते। भले ही रहने को एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, खाने को सादा खाना था, लेकिन दिन बहुत प्यार से कट रहे थे। मगर ये अच्छे दिन ज्यादा नहीं चले। 1 साल पहले दादा को लिवर कैंसर हो गया और वो गुजर गए। तुम्हें जबरदस्ती अनाथालय भेज दिया गया, लेकिन अपने असली माँ बाप को ढूंढने के लिए तुम चुपके से वहां से भाग निकले और सड़कों पर अकेले भटकने लगे। एक दिन तुम के एफसी के सामने से गुजर रहे थे। शीशे के अंदर एक छोटी बच्ची चिकन का लेग खा रही थी। उसके मुंह पर तेल चमक रहा था और बगल में उसकी माँ बड़े प्यार से उसे देख रही थी। अच्छा लग रहा है ना? तुमने अपने आप लार निकली, मुंह में पानी आ गया। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। एक मोटी औरत ने तुम्हें टक्कर मार दी और तुम सीधे जमीन पर गिर पड़े। किसी अच्छे आदमी ने जो 2 रोटियां वो दी थी वो गंदी जमीन पर गिर गई। मोटी औरत को जरा भी चोट नहीं आई, लेकिन उसने तुरंत तुम पर उंगली उठाकर गालियां देना शुरू कर दिया। कहाँ का आवारा बच्चा है, यहाँ बेवजह खड़ा है क्या? उसकी आवाज इतनी तेज और कड़वी थी कि आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हो गए और तुम्हें घेर कर बातें करने लगे। इतना छोटा है और शहर वालों के सामने बेचारा बनकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ही इसके माँ बाप ने इसे छोड़ दिया होगा। हाँ, ऐसे बच्चे बहुत चिढ़ दिलाते हैं। तुमने नाक सिकोड़ी भीड़ को देखा, थोड़ा दुखी होकर, फिर अपने से कई गुना बड़ी उस मोटी औरत की तरफ देखा और चुपचाप झुककर जमीन पर गिरी रोटियां उठाई और तेजी से वहां से भाग गए। जल्दी ही भागते भागते तुम अपने ठिकाने पुल के नीचे पहुंच गए। दिल में बेबसी और दुख भरा था। मैं किसी का नहीं हूँ, किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं, सबके अपने माँ बाप हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना दुख होता है, सब मुझे ही तंग करते हैं। तुमने अपने शरीर को सिकोड़कर गेंद की तरह कर लिया, बुरी तरह कांप रहे थे, जोर से रोने की भी हिम्मत नहीं थी। काफी देर बाद तुम उस टूटे दिल के दुख से थोड़ा संभले, लेकिन अगले ही पल चौंक गए। दिल में डर बैठ गया। मेरी प्यारी जेड की पेंडेंट कहाँ है? तुमने घबराकर अपनी छाती टटोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। दादा ने कई बार समझाया था कि ये जेड पेंडेंट तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए छोड़ी है। अगर एक दिन वो इसे देखेंगे तो तुरंत तुम्हें पहचान लेंगे, लेकिन अब पेंडेंट खो गई थी। शायद अब तुम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ये सोचकर तुम अपने आप को रोक नहीं पाए और जोर जोर से रोने लगे। आंसू जैसे बांध टूटने पर बह निकले। आखिरकार थककर तुम बेहोश हो गए और गहरी नींद में चले गए। तुम बिल्कुल नहीं जानते थे कि उसी वक्त तुम्हारी इस जेड पेंडेंट की वजह से बाहर की दुनिया में हलचल मच गई थी। मोटी औरत की टक्कर से वो पेंडेंट तुम्हारी गोद से निकलकर गिर गई थी और बाद में उसी औरत ने उठा ली थी। मोटी औरत उसे एक ज्वेलरी शॉप में ले गई और 30,000 रुपए में बेच दिया। वो अपनी किस्मत पर बहुत खुश थी, लेकिन तभी दुकान में मौजूद एक औरत ने उसे देख लिया। उस औरत ने एक नजर में पहचान लिया कि ये जेड पेंडेंट 10 करोड़ रुपए की एम्परर ब्लू लाइट जेड है। 6 साल पहले मुंबई के बड़े घराने लिन परिवार ने अपने नन्हे बेटे के लिए खास तौर पर यह पेंडेंट बनवाई थी, लेकिन किसे पता था कि बेटा पैदा होते ही गायब हो जाएगा और पेंडेंट भी उसी के साथ गायब हो जाएगी। उस वक्त लिन शिया ने वो जानी पहचानी पेंडेंट देखी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो मुश्किल से खुद को संभाल पाई। उसने वहीं मोटी औरत का हाथ पकड़ लिया और ठंडे स्वर में पेंडेंट के बारे में पूछा। मोटी औरत डर के मारे हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन छूट नहीं पाई। फिर घबरा कर चीखने लगी, तुम कौन हो? मेरे काम में क्यों दखल दे रही हो? मुझे क्यों पकड़ रही हो? डर के मारे उसने सारी बात एक एक करके बता दी। अपने भाई की उस समय की हालत सुनकर लिन शिया का चेहरा और भी सख्त हो गया। उसने तुरंत अपने गार्ड से ठंडे स्वर में कहा कि इस मोटी औरत को इस शहर से हमेशा के लिए गायब कर दो। मोटी औरत घबराकर घुटनों के बल गिर पड़ी, सिर जमीन पर पटकते हुए रो रो कर माफी मांगने लगी, लेकिन सब बेकार था। 2 गार्ड बिना किसी भाव के उसे एक तरफ से दूसरी तरफ पकड़कर मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए बाहर ले गए। फिर लिन शिया ने तुरंत आदेश दिया कि लिन ग्रुप के सभी लोग पूरी ताकत से लग जाएं। शहर के उत्तरी इलाके में 6 साल के आसपास के बच्चे की तुरंत तलाश की जाए। पुलिस के साथ मिलकर पूरे शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएं। थोड़ी ही देर में गलियों और छोटी बड़ी कॉलोनियों में हर जगह बच्चे को ढूंढते लोग दिखाई देने लगे। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती दौड़ रही थीं। शहर के हर कोने में बच्चे की तस्वीर वाले पोस्टर लगा दिए गए। ये भी ऐलान किया गया कि कोई भी सही जानकारी देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा और सबसे पहले बच्चे को ढूंढने वाले को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जाल की तरह फैला यह तलाशी अभियान पूरे शहर में तेजी से फैल गया। दूसरी तरफ तुम्हें नहीं पता था कि तुम कितनी देर सोए। बस इतना लगा कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ गीला गीला और हल्की सी गुदगुदी हो रही है। आंख खोलकर देखा तो एक छोटा सफेद कुत्ता तुम्हारे पास लेटा तुम्हारा चेहरा चाट रहा था। पास ही एक बड़ा कुत्ता भी पड़ा था जो हिल नहीं रहा था। लग रहा था कि वो बहुत पहले मर चुका है। तुमने उस बड़े कुत्ते को पहचान लिया। हालांकि वो पहले तुमसे खाना छीन लेता था, लेकिन उसने कभी तुम्हें काटा या चोट नहीं पहुंचाई थी। छोटे सफेद कुत्ते ने तुम्हें जागते देखा तो लड़खड़ाते हुए बड़े कुत्ते के पास गया, उसके सिर से अपना सिर रगड़ने लगा और उदास होकर रोने लगा। तुम्हें समझ आ गया। लग रहा था कि बड़ा कुत्ता मरने से पहले अपने बच्चे को तुम्हारे भरोसे छोड़ गया था। तुम्हारा दिल भर आया। तुम उसके पास गए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोले, तेरे भी माँ बाप नहीं है ना? तू और मैं एक जैसे ही हैं। छोटा कुत्ता तुमसे जरा भी नहीं डरा, उल्टे प्यार से तुम्हारे हाथ पर अपना सिर रगड़ने लगा। तुमने उसे ध्यान से उठा लिया। मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई और गंभीर होकर बोले,
अब से हम दोस्त हैं। मेरे पास जो भी खाने को होगा हम दोनों मिलकर खाएंगे। उसी वक्त दो फौजी वर्दी में सैनिक तुम्हारी तरफ आते दिखाई दिए। तुम डर गए और अपने आप पीछे कोने में दुबक गए। डरे डरे चेहरे से धीरे से बोले, अंकल मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आप लोग मुझे मत पकड़ो। उनमें से एक सैनिक ने तुम्हें देखते ही एक पल को रुक गया, फिर तुरंत मोबाइल निकालकर तुम्हारी फोटो से मिलान किया। पक्का होते ही उसने वॉकी टॉकी से ऊपर खबर दे दी। थोड़ी ही देर में पूरे हथियारों से लैस सैनिकों की एक टुकड़ी वहां पहुंच गई। साथ ही कई पुलिस की गाड़ियां तेजी से आ गईं। पहले आसपास की भीड़ और आवाजाही हटाई गई। चौराहे की सारी लाइटें लाल कर दी गईं। पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर आसपास के सारे रास्ते बंद कर दिए। ये सब देखकर तुम बहुत डर गए। शरीर कांपने लगा, आंखें भर आईं और रोने ही वाले थे कि तभी स्पोर्ट्स कारों के तेज इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। कई रोल्स रॉयस कलिनन और एक मसेराटी नाकाबंदी वाले इलाके में घुस आई। माहौल एकदम बदल गया। दो सैनिक तुरंत आगे बढ़े और सम्मान से एक गाड़ी का दरवाजा खोला। धीमी आवाज में बोले, मिस लिन। बाकी कुलिनन गाड़ियों से एक एक करके काले कपड़ों वाले गार्ड उतरे। सब बिल्कुल सीधे खड़े थे। उनका रौब देखते ही बनता था। नाकाबंदी के बाहर खड़े लोग ये सब देखकर दंग रह गए। तुम ये नजारा देखकर हैरान रह गए और जिस तरफ गाड़ी का दरवाजा खुला था उधर देखते रह गए। दिल तेजी से धड़कने लगा। एक बेहद खूबसूरत और शानदार औरत गाड़ी से उतरी। उसमें एक अलग ही तरह की नेचुरल खूबसूरती और शान थी। फिर भी वो दूर दूर सी नहीं लग रही थी। वो औरत तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ी। उसके कदमों में बेचैनी साफ दिख रही थी। लिन शिया ने तुम्हें देखते ही आंखों में प्यार और दर्द भर लिया। घर में इतने दिनों से जिस भाई को ढूंढ रहे थे वो आखिरकार आज उसके सामने था। तुम्हें गंदे सूखे से दुबले पतले हाल में देखकर लिन शिया को ऐसा लगा जैसे सीने पर हथौड़ा पड़ गया हो। नाक में दर्द हुआ और आंखें तुरंत भर आईं। चाओ चाओ बेटा, आओ बहन के पास आओ। लिन शिया धीरे से बैठ गई। मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। उसकी खूबसूरत आंखों पर आंसुओं की परत चढ़ गई थी। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने गलत पहचान लिया है। तुम घबराकर पीछे हट गए। आवाज में डर साफ था। तू सच में मुझे नहीं पहचानता? ये बहन इतनी अमीर और इतनी खूबसूरत है, ये मुझे जरूर नापसंद करेगी जो इतना गंदा और गरीब हूँ। तुम मन ही मन सोच रहे थे। लिन शिया ने प्यार से कहा, मैं तेरी असली बहन हूँ। तेरा नाम लिन चाओ चाओ है। 5 साल पहले अस्पताल में किसी ने तुझे चुपके से बदल दिया था और ले गया था। जब तक हमें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जेड पेंडेंट माँ बाप ने तेरे लिए खास तौर पर बनवाई थी। यही तेरी पहचान है और तेरी 7 और बहनें हैं। ये कहते हुए लिन शिया ने एक और जेड पेंडेंट निकाली और प्यार से तुम्हारे गले में डाल दी। तुम हैरान थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आएगा। उसके प्यार भरे अंदाज को देखकर तुम धीरे धीरे उसकी बातों पर भरोसा करने लगे। भले ही तुम बहुत गंदे हाल में थे, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी नफरत नहीं थी। उसने तुम्हें उठाकर सीधे अपनी लिमिटेड एडिशन मजेराटी में बैठा लिया। पूरा काफिला शान से पास की एक बड़ी कपड़ों की दुकान की तरफ चल पड़ा। गाड़ी के अंदर तुम छोटे काले कुत्ते को गोद में लिए बेचैनी से बैठे थे। बहन को पहली बार देखा था, मन बहुत खुश था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जब लिन शिया ने पूछा, भाई क्या तू बहन को अपने पुराने दिनों के बारे में बताएगा? तुम थोड़ा झिझके, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तुमने अपने हाल के दिनों की सारी कहानी बता दी। बोलते बोलते ऐसा लगा जैसे दिल हल्का हो गया हो। लिन शिया तुम्हारी कहानी सुन रही थी और उसकी आंखें लाल हो गई। नाक में दर्द हुआ और धीमी आवाज में बोली, तू अभी सिर्फ 5 साल 9 महीने का है। इतनी छोटी उम्र में जहाँ दूसरे बच्चे बिना किसी चिंता के बचपन जीते हैं, तूने इतने दुख झेले हैं और फिर भी इतना समझदार है। उसकी आवाज में गहरा दर्द और ढेर सारा प्यार था। गाड़ी एक बड़ी कपड़ों की दुकान के सामने रुकी। एक तेज तर्रार सेल्सवुमन तुरंत आगे आई और लिन शिया को देखकर मुस्कुरा दी। लिन शिया ने हल्के से कहा, मेरे भाई के लिए बच्चों के कुछ कपड़े दिखाओ। सेल्सवुमन ने घूमकर तुम्हें देखा। उसकी नजर में थोड़ी हैरानी और तिरस्कार था। तुम पूरी तरह धूल में सने हुए थे, कपड़े फटे हुए थे। जैसा वो सोच रही थी वैसा अमीर बच्चा नहीं दिख रहा था। वो पल भर को रुक गई, लेकिन चेहरे की बेरुखी छुपा नहीं पाई। क्या देख रही हो? काम नहीं करना चाहती क्या? लिन शिया की आवाज ठंडी हो गई। उसने सेल्स वुमन की तरफ देखा। पूरे शरीर से ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। ठंडे स्वर में बोली, अपनी दुकान के बाकी लोगों को बुलाओ। सेल्स वुमन हक्की बक्की रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। लिन शिया ने उससे बात करना बेकार समझकर हाथ हिलाया और सीधे बोली, ये वाला और वो वाला सब पैक करो। ये सुनकर तुम थोड़ा घबरा गए। तुमने लिन शिया की बाजू पकड़कर हल्के से खींचा और धीमी आवाज में बोले, दीदी मुझे इतने सारे कपड़े नहीं चाहिए, एक सेट ही काफी है। ये सुनकर लिन शिया मुस्कुरा दी। प्यार से तुम्हारा सिर सहलाते हुए बोली, पागल बच्चे, बहन के पास बहुत पैसा है, बहन के लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए उसकी नजर तुम्हारी गोद में बैठे छोटे काले कुत्ते पर पड़ी। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। वैसे इस छोटे से दोस्त के लिए भी 2 सेट कपड़े ले लो, लगता है ये भी कोई शौकीन राजकुमार है। सेल्सवुमन ने फुर्ती से सारे कपड़े पैक कर दिए। मैडम कुल 20 सेट बच्चों के कपड़े हैं, कुल दाम 10,50,000 रुपए। लेन मिस ने हल्के से एक गोल्ड कार्ड आगे बढ़ाया। बड़ी सहजता से बोली, कार्ड से ले लो। पहले वाली सेल्सवुमन जिसे डांट पड़ी थी वो एक कोने में सिमट कर खड़ी थी। उसके चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। आंखों से लग रहा था मानो वो दांत पीस रही हो। उसने मुट्ठियां भींच ली जैसे बहुत गुस्सा आ रहा हो। कपड़े लेने के बाद गाड़ी में लौटकर काफिला एक बड़े स्पा सेंटर के सामने जाकर रुका। लिन शिया ने गार्ड को कहा कि तुम्हें और छोटे काले को ले जाकर अच्छे से नहला दो। साथ ही वहाँ के स्टाफ को कहा कि तुम्हारे उलझे बाल काटकर ठीक कर दें। जब तुम दोबारा लिन शिया के सामने आए तो बिल्कुल बदले हुए लग रहे थे। सारी गंदगी साफ हो चुकी थी, स्किन साफ और गोरी थी, उस पर हल्की
पिंक ग्लो थी, पूरा चेहरा फ्रेश लग रहा था और शरीर से हल्की सी मीठी खुशबू आ रही थी और नए प्यारे कपड़ों ने तुम्हें और भी क्यूट बना दिया था। बिल्कुल मासूम और प्यारे लग रहे थे। लिन शिया ने देखा तो उसका चेहरा प्यार से खिल उठा। चलो भाई कुछ फोटोज लेते हैं। लिन शिया ने मोबाइल निकाला और मुस्कुराते हुए तुम्हें गले लगा लिया। तुमने उसके कहने पर कई क्यूट पोज दिए। फिर लिन शिया ने मोबाइल में तस्वीरें देखी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और उसने सीधा बहनों के ग्रुप में कुछ तस्वीरें भेज दी। देर नहीं लगी, बहनों ने ग्रुप में जोर शोर से बातें शुरू कर दी। सब एक दूसरे से ज्यादा एक्साइटेड, जैसे सब तुम्हारा हालचाल पूछने को बेताब हो। तस्वीरें लेने के बाद लिन शिया तुम्हारा नरम सा हाथ पकड़कर खाने ले गई। रास्ते में एक असिस्टेंट नहलाया हुआ और वैक्सीनेशन कराया हुआ छोटा काला कुत्ता ले आया। छोटे काले के बाल अब साफ और घने थे, कॉटन की तरह मुलायम। पूरा कुत्ता पहले से कहीं ज्यादा खुश दिख रहा था। छोटे काले ने तुम्हें देखते ही खुशी से पूंछ हिलानी शुरू कर दी। असिस्टेंट की गोद से कूदकर तुम्हारे पैरों के पास आ गया। प्यार से तुम्हारे जूते चाटने लगा। तुम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लिन शिया ने तुम्हें खुश देखा तो वो भी रिलैक्स हो गई। कुछ गलियां पार करके गाड़ी मिकेलिन रेस्तरां के सामने रुकी। अंदर जाते ही वेटर ने सर्विस शुरू कर दी। लिन शिया ने सीधे कहा, तीसरी मंजिल पर कोई प्राइवेट रूम खाली है? वेटर ने मना कर दिया। मैडम, तीसरी मंजिल तो पहले से बुक है। लिन शिया ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। तो दूसरी मंजिल दे दो। वेटर ने फिर जवाब दिया, मैडम दूसरी मंजिल भी फुल है। लिन शिया को अब थोड़ा गुस्सा आ गया। इतने सारे रूम हैं, सब कैसे बुक हो सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई हॉल में खाना खाए। ये लिन परिवार की इज्जत का सवाल है। अपने मैनेजर को बुलाओ, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। उसकी आवाज में साफ गुस्सा था। ये देखते ही कि ये महिला कोई आम इंसान नहीं है, एक वेटर तुरंत मैनेजर को बुला लाया। थोड़ी देर में एक मोटा सा ओनैली चेहरे वाला मिडिल एज आदमी आया और बोला, बहुत बड़ी गलती हो गई। लिन मैडम यहाँ कैसे? उसने वेटर से पूरी बात पूछी, फिर टेबल पर हाथ पटकते हुए बोला, बदतमीज, हमारे वीआईपी मेहमान से ऐसा बर्ताव? नौकरी नहीं चाहिए तो साफ बता दे, जल्दी से एक रूम खाली कराओ। वेटर ने तुरंत माफी मांगी और तुम लोगों को वीआईपी रूम में ले गया। लेकिन जैसे ही तुम लोग खाना ऑर्डर करने लगे, रूम का दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर घुस आए। यहाँ लोग कैसे हैं? पूरा रूम तो बुक था ना? कुछ मिडिल एज औरत मर्द नाराज चेहरों के साथ बोले, ये क्या चल रहा है? आज मैंने पूरा रेस्तरां बुक किया था, यहाँ किसने खाने की परमिशन दी? तुम डर गए, अनजाने में पीछे हटना चाहा, लेकिन लिन शिया ने तुम्हें गले लगा लिया और धीरे से कहा, डरो मत। फिर लिन शिया ने बिना सिर उठाए ठंडे लहजे में कहा, ये वीआईपी रूम है, ये कभी बुकिंग में नहीं आता, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। मिडिल एज आदमी गुस्से में बोला, मैं ली ग्रुप का डायरेक्टर ली फीजी हूँ, मुझे नाराज करने के नतीजे तुम झेल नहीं पाओगे। मैं अभी बहस नहीं करना चाहता, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तुम डर गए। बहन का हाथ और जोर से पकड़ लिया। लिन शिया ने तुम्हारी पीठ थपथपाते हुए कहा, डरो मत। फिर उसने ऊपर देखकर ली फीजी से ठंडे स्वर में कहा, ली ग्रुप इतना बड़ा हो गया है कि शंघाई में अकेले राज करने लगा है। जैसे ही ली फीजी ने सामने वाले का चेहरा देखा, उसकी सांस अटक गई। ये यहाँ कैसे आ गई? उसी वक्त लिन शिया ने ली फीजी को देखा और ठंडी हंसी हंसी। उसका लहजा बिल्कुल साफ और ठंडा था। तू चेन लैंग का आदमी है? ली फीजी तुरंत झुक गया और बड़े चापलूस अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, लिन जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी बहुत जल्दी में था। आप मेरे जैसे छोटे आदमी की बात पर ध्यान मत दीजिए। उसका रवैया एकदम 180 डिग्री बदल गया था। अब वो पहले जैसा अकड़ू नहीं था। उसे लग रहा था कि अब वहीं अपने मुंह पर 2 थप्पड़ मार ले। वो बार बार सॉरी बोल रहा था। सॉरी सॉरी लिन जी, मैं अभी अपने लोगों को लेकर चला जाता हूँ, आपके मूड में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इस खाने का बिल मैं दे दूंगा, आप आराम से खाना खाइए। लिन शिया ने ठंडे स्वर में सिर्फ 2 शब्द कहे, जरूरत नहीं। जैसे ही ली फीजी चुपके से रूम से बाहर निकलने को हुआ, तुम अचानक थोड़ा डरकर सिर उठाकर बोले, अंकल आपकी किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम है, टाइम मिले तो हॉस्पिटल जाकर चेक करा लीजिए। ये नॉर्मल सी बात सुनकर ली फीजी को हंसी भी आई और रोना भी, लेकिन लिन शिया के सामने वो कुछ भी बोल नहीं सकता था। बस मुंह बनाकर शर्मिंदा सी मुस्कान के साथ बोला, छोटे मालिक ठीक कह रहे हैं, मैं अभी हॉस्पिटल जाकर चेक कराता हूँ। ये कहते ही वो तुरंत रूम से बाहर निकल गया। ये सब देखकर लिन शिया की नजरें थोड़ी अजीब हो गईं। उसने तुम्हें ध्यान से देखा। चेहरे पर कुछ अटपटा सा एक्सप्रेशन था, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। असल में तुम्हारे अंदर एक राज छिपा था। कुछ समय पहले तुमने एक अजीब सपना देखा था। उस सपने में एक बूढ़े फकीर ने तुम्हें अपना शागिर्द बना लिया था। उसने तुम्हें जादू, इलाज और दवा बनाने की कला सिखाई थी। अभी तुमने उसी इलाज की विद्या से ली फीजी की कमजोरी पकड़ ली थी, इसलिए उसे सही सलाह दे दी। तुमने उसके किडनी वाले हिस्से में एनर्जी के जमाव से अंदाजा लगाया कि उसके किडनी में शायद कैंसर हो गया है। अगर उसने जल्दी ट्रीटमेंट नहीं कराया तो जान पर बनाएगी। वो इस बात को सीरियस लेता है या नहीं, ये उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। ली फीजी के जाने के बाद तुम फिर से खाने पर टूट पड़े। जल्दी ही पेट भर गया, लेकिन तुम्हारी नजरें अब भी टेबल पर रखे खाने पर टिकी थी। थोड़ा झिझकते हुए पूछा, दीदी ये सारे अच्छे खाने के आइटम्स मैं पैक करके घर ले जा सकता हूँ? लिन शिया ने ये सुना तो उसके दिमाग में तुम्हारे पुराने बुरे दिनों की तस्वीर घूम गई। उसका दिल भर आया। उसने प्यार से कहा, बिल्कुल ले जा सकता है। दीदी की बात सुनकर तुम रिलैक्स हो गए और खुशी से मुस्कुरा दिए। रेस्तरां से निकलने के बाद लिन शिया खुद गाड़ी चलाकर तुम्हें घर ले गई। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी एक बहुत बड़ी और शानदार हवेली में घुसी। लिन शिया ने मुस्कुराते हुए तुम्हारा हाथ थामा और धीरे से बोली, भाई यही हमारा घर है। तुम हैरान रह गए, मुंह खुला का खुला रह गया, आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लिन शिया फिर झुकी और प्यार से तुम्हारा चेहरा थामते हुए नरम लहजे में बोली, भाई दीदी को अब काम पर जाना है,
तू घर पर अच्छे से रहना, मैं वांग माँ को तेरे साथ रहने को कहूंगी। कोई बात हो तो वांग माँ से कह देना। तुमने छोटे काले कुत्ते को गोद में कसकर पकड़ लिया। बड़े क्यूरियस होकर बंगले में इधर उधर देखते हुए घूम रहे थे, इस नए घर को समझने की कोशिश कर रहे थे। वांग माँ प्यार से तुम्हारे पीछे पीछे चल रही थी, बड़े चाव से घर के बारे में बता रही थी। आखिरकार वो तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले गई। कमरे में तरह तरह के खिलौने रखे थे, हर तरह के, जैसे बच्चों का ड्रीम पैलेस हो। बहुत बढ़िया कमरा है, छोटे मालिक को पसंद आया? कुछ चाहिए हो तो सीधे वांग माँ से कह देना। तुमने मासूमियत से जवाब दिया, थैंक यू वांग माँ, मुझे बहुत पसंद आया। वांग माँ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और प्यार से समझाया, छोटे मालिक आराम करें, अगर कुछ चाहिए तो बेड के पास वाला बटन दबा देना, वांग माँ तुरंत आ जाएगी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी तुम अचानक बोले, वांग माँ मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो कहाँ गए? ये सुनते ही वांग माँ के कदम रुक गए। चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट दिखी। घर के मालिक और मालकिन अभी शहर के साउथ एरिया में कुछ काम निपटा रहे हैं, अभी वापस नहीं आ सकते। तुम थोड़ा उदास हो गए। वांग माँ ने ये देखा तो उसे तुम पर तरस आ गया। वो झुककर तुम्हें समझाने लगी, छोटे मालिक उदास मत होइए, आपके घर लौटने की खुशखबरी मालिक और मालकिन को दे दी गई है, वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। तुमने चुपचाप सिर हिला दिया। वांग माँ के जाने के बाद तुम सॉफ्ट बेड पर लेट गए। अच्छी नींद सोने की सोच ही रहे थे कि अचानक दिमाग में किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दी। तुमने जल्दी से पालथी मारकर ध्यान लगाया। मन ही मन में दादा की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, प्यारे चेले, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है, कुछ दिनों के लिए जाना होगा, ये तेरे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, इन्हें लेकर मेहनत से साधना करना, अगली बार मिलें तो मुझे निराश मत करना। आवाज खत्म हुई और दिमाग शांत हो गया। सामने तैरते हुए 6 लाइट बॉल्स थे और एक 9 लेयर वाली सील्ड अंगूठी थी। ये सब दादा के दिए हुए थे। बुरी बात यह थी कि ये सील ताकत के साथ ही खुलती थी। अभी तुम्हारी साधना कम थी, इसलिए अंगूठी की सिर्फ पहली लेयर ही खुल पाई। उसमें 3 पुरानी किताबें रखी थीं, एक वैद्यराज रहस्य, एक आकाशीय नीति शास्त्र और एक साधना का मार्ग। तुमने आंखें बंद करके ध्यान लगाया, अपनी कमाल की समझ से जल्दी ही बेहतरीन इलाज की विद्या सीख ली। साथ ही मेटल वर्क, म्यूजिक, शतरंज, आर्ट और लेखन भी सीख गए। मगर साधना में तरक्की स्लो थी। प्राणायाम की शुरुआती स्टेज से अगली स्टेज में पहुंचने में ही पूरे 2 हफ्ते लग गए। अच्छा हुआ दादा ने बताया था कि प्राण बढ़ाने वाली दवा खाने से साधना में मदद मिलती है। तुम्हारे दिमाग में उसकी रेसिपी भी थी और अंगूठी में जड़ी बूटियां भी थीं। बस एक दवा पकाने की कड़ाई नहीं थी। इसी सोच में थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटे मालिक, खाना तैयार है, नीचे चलिए। तुमने दरवाजा खोला और चुपचाप वांग माँ के पीछे पीछे खाना खाने चले गए। लिन शिया पहले से ही मेज पर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अभी अभी कंपनी का काम निपटा कर आई थी। उसके चेहरे पर थोड़ी थकान दिख रही थी, लेकिन तुम्हें देखते ही वो फ्रेश हो गई और तुम्हें अपने पास बैठा लिया। मेज पर तरह तरह के अच्छे अच्छे खाने देखकर तुम्हारा मन ललचा गया। तुमने जल्दी से चॉपस्टिक उठाई और मजे से खाना शुरू कर दिया। लिन शिया प्यार से तुम्हें देख रही थी और बोली, चाओ चाओ, 3 महीने बाद तेरा छठा बर्थडे है। तुमने अपने गोल मटोल पेट को सहलाते हुए हैरानी से पूछा, बर्थडे क्या होता है? मैंने तो कभी मनाया ही नहीं। दादा को भी नहीं पता था कि मैं कब पैदा हुआ था। लिन शिया की आंखें नम हो गईं। उसने रुमाल से तुम्हारे मुंह के किनारे का तेल पोंछा और प्यार से बोली, तेरा जन्मदिन 1 सितंबर है। बर्थडे पर केक खाया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं और विश मांगी जाती है। तुमने आंखें फाड़कर उत्सुकता से पूछा, केक कैसा होता है? लिन शिया ने हाथों से इशारा करते हुए कहा, बहुत सॉफ्ट और मीठा, बिल्कुल आसमान के बादलों जैसा। तुम अपने दिमाग में उस स्वाद की कल्पना करने लगे। चेहरे पर बड़ी उत्सुकता दिख रही थी। खाना खाने के बाद तुम सबकी नजरों से बचकर चुपके से किचन में घुस गए। मन में सोचा कि दवा पकाने की कढ़ाई की जगह अभी इलेक्ट्रिक कुकर से काम चला लूंगा। तुमने ठान लिया कि आज रात कुछ ताकत बढ़ाने वाली दवाएं बनाकर ही रहूंगा। कद छोटा था, इसलिए तुमने एक छोटी सी स्टूल लाकर उस पर पैर रखकर काम शुरू किया। अंगूठी से जड़ी बूटियां में निकाली और सीधे कुकर में डाल दी। फिर उसमें थोड़ी सी ऊर्जा डालकर ध्यान से जड़ी बूटियों में हो रहे बदलाव को महसूस करने लगे। करीब 15 मिनट बाद किचन में अचानक जोर का धमाका हुआ। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। दरवाजे पर तुरंत हैरान और डरे हुए लोगों की भीड़ लग गई। क्या हुआ? किचन फट गई क्या? लिन शिया अभी अभी नहाकर ढीले कपड़े पहने हुए थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने सबसे पहले तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम कमरे में नहीं थे। उस वक्त किचन में धुआं भरा हुआ था। सबको धुएं में एक छोटी सी काली परछाई दिखी। पास जाकर देखा तो वो तुम थे। पूरे शरीर पर कालिक लगी हुई थी। तुम मुस्कुराए तो सफेद दांत उस काले धुएं में चमक रहे थे। दीदी, वांग माँ, कुकर फट गया। जले हुए कुकर और तुम्हारी हालत देखकर लिन शिया के होंठ फड़क गए। फिर वो हंस पड़ी। कुकर से क्यों खेल रहे थे? कितना डेंजरस हो सकता था। उसकी आवाज थोड़ी सख्त थी, लेकिन आंखों में तुम्हें चोट लगने का डर और प्यार साफ था। अच्छा हुआ जांच करने पर पता चला कि तुम्हें जरा भी चोट नहीं आई थी, बस मुंह पर कालिक लगी थी। तुमने सिर झुका लिया, बिल्कुल शरारती बच्चे की तरह, और धीमी आवाज में बोले, मैं दीदी के लिए खाना बनाना सीख रहा था। लिन शिया का दिल पिघल गया। उसने वांग माँ से कहा,
कि तुम्हें ले जाकर अच्छे से नहला दें। नहा धोकर जब तुम अपने कमरे में लौटे तो मन ही मन मुस्कुराए। बच गए। पकड़े जाते जाते बच निकले। फिर चुपके से अंगूठी से अभी अभी बनाई दवा निकाली। सोचा था 10 दवाइयां बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ 4 ही बन पाई। तुमने निराश होकर सिर हिलाया, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि अगर बाहर की दुनिया के वैद्यों को पता चलता कि 5 साल का एक बच्चा बिना कढ़ाई के पहली बार दवा बनाने की कोशिश करके 4 दवाएं बना ले, तो वो गुस्से से खून थूक देते। तुमने बिना देर किए एक दवा खाई और साधना में बैठ गए। सुबह तक शरीर में थोड़ी ऊर्जा जमा हो गई। इस रफ्तार से 1 हफ्ते में अगली स्टेज में पहुंच जाओगे। मगर दवा खत्म हो गई थी और कुकर भी बेकार हो चुका था। अब असली कढ़ाई ढूंढनी होगी। अगले दिन बड़ी बहन काम में बिजी थी, तो उसने अपनी असिस्टेंट जंग हान को तुम्हें घुमाने ले जाने को कहा और 10 लाख रुपए खर्च करने को दे दिए। छोटे मालिक, आज कहाँ घूमने चलेंगे? जंग हान ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। उसकी आंखों में अपनापन था। तुमने थोड़ा सोचकर सीधा जवाब दिया, मुझे दवा पकाने की कढ़ाई चाहिए। ऐसी चीज कहाँ मिलती है? जंग हान एक पल को हैरान रह गई। उसने सोचा, ये तो बस सजावट की चीज होती है, किसी काम की नहीं। मुझे तो बस देखना है। दीदी, मुझे ले चलो ना। तुमने बड़ी मासूमियत से आंखें मटकाते हुए कहा। तुम्हारा ये अंदाज देखकर जंग हान मना नहीं कर पाई और तुम्हें शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में ले गए। मंदिर में घुसते ही तुम्हारी नजर एक कोने में रखी कढ़ाई पर पड़ गई। तुम्हारी आंखें चमक उठी। जैसे ही तुम पास गए, मंदिर में ध्यान लगाए बैठे एक बूढ़े पुजारी ने कहा, नन्हे मेहमान, यहाँ आने का मतलब ये तो नहीं कि हमारे मंदिर के इस पुराने बर्तन पर नजर है। तुमने उस पुजारी को देखा और मन ही मन सोचा, ये बूढ़ा खास नहीं लगता, सीधे बेहोश करके कढ़ाई लेकर भाग जाना चाहिए। इसी उधेड़ बुन में थे कि जंग हान पास आकर धीरे से बोली, छोटे मालिक, देख लिया ना, यही है दवा पकाने की कढ़ाई, बस सजावट के लिए। तुमने चुपचाप सिर हिलाया और अगले ही पल कढ़ाई के पैर से चिपक गए। हान दीदी, क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। ये देखकर जंग हान भी हैरान रह गई। दूसरे बच्चे रोबोट या गन वाले खिलौने मांगते हैं और हमारे छोटे मालिक को ये पुरानी कढ़ाई पसंद आ गई। उसने जाकर पुजारी से पूछा, महाराज, ये कढ़ाई बेचेंगे? दाम बता दीजिए, हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे। बूढ़े पुजारी ने अचानक आंखें खोली और तुम्हें ध्यान से देखने लगा, जैसे तुम्हारे अंदर झांक रहा हो। तुम थोड़ा घबरा गए कि कहीं तुम्हारा राज न खुल जाए। अगले ही पल उसने एक उंगली उठाई, मंदिर के नाम पर कुछ दान दे दो। तुमने उसकी आंखों में चालाकी देख ली। लगा जैसे वो तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहता है। तुमने तुरंत कढ़ाई छोड़ दी और मासूम बनकर बोले, दीदी, ये तो बहुत महंगा है, मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर जंग हान बिना कुछ कहे तुम्हें लेकर चल दी। अपना शिकार हाथ से निकलता देख पुजारी घबरा गया। जल्दी से बोला, रुको, दाम पर बात हो सकती है। तुमने पलटकर पूछा, 3,000 में दोगे? पुजारी का मुंह खुला का खुला रह गया। काफी देर बाद बोला, 50,000 कैसा रहेगा? तुमने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। पुजारी का चेहरा लाल हो गया। वो दांत पीसने लगा। आखिरकार 8,800 में कढ़ाई मिल गई। पुजारी बहुत गुस्से में था और मन ही मन तुम्हें कोस रहा था। जंग हान ये सब देखकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 5 साल का बच्चा ऐसे भाव ताव कर सकता है। मंदिर से निकलने के बाद जंग हान तुम्हें सीधे लिन ग्रुप के ऑफिस ले गई। उस वक्त लिन शिया मीटिंग में थी। तुमने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और अकेले ही ऑफिस में घुस गए। वहाँ मेज पर पेन, स्याही और कागज रखा था। तुम्हें दादा की सिखाई कविताएं याद आ गईं और तुम टाइम पास के लिए कुछ लिखने लगे। 3 मिनट में ही एक कविता लिख डाली। फिर मजा आया तो कुछ और भी लिख दिया। बाद में थक गए तो सोफे पर लेट कर सो गए। जब लिन शिया मीटिंग खत्म करके लौटी तो तुम्हें सोफे पर सोता देखकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। वो तुम्हारे गाल दबाने ही वाली थी कि उसकी नजर मेज पर रखे कागजों पर पड़ गई। वो बस देखती ही रह गई। उसने जल्दी से पास जाकर कविता पढ़ी। हरे भरे पत्तों के बीच फूल खिल रहे हैं। उसने कई बार पढ़ा। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो खुद से बुदबुदाई, कमाल है, बिल्कुल मास्टरपीस। लिखावट में गहराई और धार है। किसी उस्ताद का हाथ लगता है। अगर नीलामी में रखी जाए तो बहुत बड़ी रकम मिल सकती है। ये किसने लिखा? फिर उसने तुम्हें धीरे से जगाया और मुस्कुराते हुए पूछा, ये कविताएं किसने लिखी हैं? तुमने आंखें मलते हुए आराम से जवाब दिया, मैंने लिखी हैं। लिन शिया ने तुम्हारी नाक प्यार से दबाई। उसने तारीफ तो कर दी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि ये तुमने लिखा है। उसने सोचा, कल जंग हान से पूछूंगी। ऑफिस से निकलकर वो तुम्हें घर ले आई। अंदर घुसते ही देखा कि वांग माँ उस भारी भरकम कढ़ाई को देखकर परेशान हो रही थी। ये कैसी अजीब सी चीज है, कहीं भी रखो बेकार लगती है। तुम्हें देखते ही वो आगे बढ़ी। लिन शिया को अब जाकर जंग हान से इस बारे में पता चला था। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, चाओ चाओ, तूने ये काले लोहे का टुकड़ा क्यों खरीदा? क्या तू राजा दशरथ के वैद्य की तरह अमृत बनाने वाला है? तुम शर्मिंदा होकर सिर खुजलाने लगे। उलटी सीधी बातें करते हुए बोले, नहीं, मुझे इसका शेप अच्छा लगा, इसलिए टॉय की तरह खरीद लिया। लिन शिया को अटपटा लगा। 5 साल का बच्चा दवा बनाने की कढ़ाई का दीवाना है, ऐसा तो उसने कभी नहीं सुना। उसने समझाने की कोशिश की, चाओ चाओ, सुन, ये चीज बहुत हैवी है और जगह भी बहुत लेती है, रखोगे कहाँ? अगर तू चाहे तो दीदी तुझे उड़ने वाला आयरन मैन दिला देती हूँ। वो कैसा रहेगा? तुमने सिर ऐसे हिलाया जैसे पटाखा फूट रहा हो। नहीं नहीं, मुझे यही कढ़ाई चाहिए, मेरे कमरे में रख दो। तुम्हारी इतनी जिद देखकर लिन शिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने नौकरों से कहकर वो कढ़ाई तुम्हारे कमरे में रखवा दी। असली कढ़ाई देखकर तुम मन ही मन मुस्कुराए। अब दवा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रात के खाने के बाद तुमने कमरे का दरवाजा बंद किया और बेसब्री से काम शुरू कर दिया। असली कढ़ाई का कमाल था। इस बार एक ही बार में 10 प्राणवर्धक दवाएं तैयार हो गईं। गजब की स्पीड थी। कढ़ाई में रखी 10 गोल गोल दवाओं को देखकर तुम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे।
थे। दादा ने कहा था 100 बार में 7 बार दवा बन जाना बहुत बड़ी टैलेंट है, और तुमने तो पहली बार में ही 10 दवाएं बना ली। ये तो किसी अवतार से कम नहीं। तुमने बिना देर किए एक दवा खाई और ध्यान में बैठ गए। पेट के पास से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई ब्लॉकेज टूट गई हो। तुमने अचानक आंखें खोली, खुशी से झूम उठे। तुम सीधे अगली लेवल में पहुंच गए थे। खुशी को कंट्रोल करते हुए तुमने फिर से आंखें बंद कर ली और अपनी साधना को मजबूत करने लगे, क्योंकि दादा ने सिखाया था कि फाउंडेशन मजबूत ना हो तो सब बेकार है। अगली सुबह वांग माँ ने दरवाजा खटखटाकर तुम्हें जगाया। कमरे में घुसते ही उसे एक अजीब सी स्मेल आई। तुम चौंक कर उठ बैठे और चिल्लाए, वांग माँ आप बाहर जाइए, मैं खुद उठ जाता हूँ। वांग माँ नाक सिकोड़ते हुए बोली, छोटे मालिक तुमने रात को क्या शरारत की? इस शरीर पर कितनी गंदगी जमी है और बदबू भी बहुत आ रही है। तुमने नीचे देखा तो पूरे शरीर पर काली मैल की परत जमी थी। ये सब साधना के दौरान निकला हुआ वेस्ट था। तुम शर्म से लाल हो गए और जल्दी से बोले, अरे कल रात छोटे काले के साथ मछली पकड़ने गया था, इसलिए गंदा हो गया, मैं नहा लेता हूँ। इतना कहकर तुम नए कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गए। दरवाजे से गुजरते हुए छोटे काले कुत्ते ने हैरानी से तुम्हें देखा और भौंक कर अपनी इनोसेंस दिखाने की कोशिश की। वांग माँ मुस्कुराते हुए बोली, ये बच्चा सच में अजीब है, आधी रात को मछली पकड़ने जाता है, अब से मेन गेट बंद करके रखना होगा। थोड़ी देर में तुम नहा धोकर नीचे आए, सीधे लिन शिया के पास जाकर बैठ गए। बच्चों जैसी आवाज में बोले, दीदी मुझे वो चाहिए। लेकिन लिन शिया ने आज पहले की तरह तुम्हें खाना नहीं खिलाया। तुम हैरान होकर उसकी तरफ देखा तो वो शौक में तुम्हारा चेहरा देख रही थी। पास में वांग माँ भी दंग थी। तुमने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए पूछा, दीदी वांग माँ तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? उस वक्त तुम बड़ी मासूमियत से पानी भरी आंखों से उन्हें देख रहे थे। लीन शिया की आवाज कांप रही थी, हे भगवान, चाओ चाओ तू इतना प्यारा कैसे हो गया? इतना कहकर उसने तुम्हें गले लगा लिया और जमकर प्यार करने लगी। क्या हो रहा था? तुम्हारा दिमाग घूम गया, तुम उससे बच भी नहीं पा रहे थे, बस उसके प्यार के हमले झेल रहे थे। तुम नहीं जानते थे कि साधना के अगले स्टेज की ये ताकत है। न सिर्फ तुम्हारा पर्सनालिटी बदल गया था, बल्कि त्वचा इतनी साफ और गोरी हो गई थी कि जैसे पानी टपक रहा हो, और शरीर से एक स्वीट सी खुशबू आ रही थी। लीन शिया तो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी, तुम्हें इस कदर चिपटा रही थी कि तुमने नाश्ते में कुछ खाया ही नहीं, बस उसके उस भूखे टाइगर जैसे अंदाज से डर गए थे। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि नाश्ते के बाद वो काम पर नहीं गई, बल्कि तुम्हें लेकर बाहर घूमने निकल पड़ी। सड़क पर एक हाथ में मिल्क टी, दूसरे में चिकन लेग और बगल में ये खूबसूरत बहन। ये जोड़ी देखते ही बनती थी। रास्ते में जितने भी लोग थे सब मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। देखो उस खूबसूरत औरत के लंबे पैर, सपने में भी ऐसी गर्लफ्रेंड मिले तो क्या कहने। वाह वो बच्चा कितना प्यारा है, उठाकर घर ले जाऊं और प्यार करूं, मेरा दिल तो बच्चा बन गया, एम्बुलेंस बुलाओ। इतना सारा अटेंशन अपनी तरफ देखकर तुम्हें लगा ये बड़े लोग बहुत डरावने होते हैं। दीदी हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने बहन का हाथ खींचते हुए पूछा। लिन शिया ने प्यार से तुम्हारे बाल बिखेरते हुए मुस्कुराकर कहा, तुझे अम्यूजमेंट पार्क ले चलूं झूले झूलने? तुमने साफ मना कर दिया, अम्यूजमेंट पार्क तो 3 साल के बच्चे जाते हैं, मैं तो 5 साल का हूँ, बहुत समझदार हूँ। लिन शिया हैरान रह गई, उसे लगा शायद दुनिया ही पागल हो गई है। उसने कंपनी की सारी मदरस से पूछा था, सबने कहा था कि बच्चों को अमेंसमेंट पार्क ले जाना चाहिए, यही सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों को खुश करने का। लेकिन चाओ चाओ तो कुछ और ही निकला। उसने मन ही मन साई ली, अब रास्ता बदलना होगा। वो समझ गई थी कि तुम्हारे साथ टाइम बिताने का ये मौका बहुत प्रेशियस है। एक ज्वेलरी शॉप के पास से गुजरते हुए लिन शिया धीरे धीरे दुकान में रखे गहनों को देख रही थी। तभी पीछे से एक चिकनी सी आवाज आई, अरे वाह क्या खूबसूरत औरत हो, क्या दोस्ती करोगी? लिन शिया ने पलट कर देखा, एक लड़का पीले बालों वाला खड़ा था। खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहा था, लेकिन लिन शिया को ऐसे इमेच्योर बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, कोई इंटरेस्ट नहीं। वो लड़का हार मानने को तैयार नहीं था और ज्यादा बेशर्मी से पास आ गया, खूबसूरत दीदी, मैंने देखा आप ज्वेलरी देख रही थी, संयोग देखो मैं एकोन यूनिवर्सिटी में जेम्स का स्टूडेंट हूँ, चलिए मैं आपको अच्छा रत्न पहचान कर दूं। लिन शिया उससे बहस करना बेकार समझकर सीधा डांट दिया, तुझे समझ में नहीं आता तो बेहतर होगा कि यहाँ से निकल जा, नहीं तो पछताएगा। उस लड़के का दिल जोर से धड़क गया, लेकिन उसने सोचा ये लड़की बहुत तेज है। उसने लिन शिया की वार्निंग को इग्नोर कर दिया और फिर से परेशान करने लगा, खूबसूरत, चलो मैं तुम्हें जिम शॉप में चलता हूँ, वहाँ स्टोन कटिंग देखने का मजा ही कुछ और है। ये सुनते ही तुम जो पास में ही खड़े थे तुरंत अलर्ट हो गए, पत्थर काटना, अगर अच्छी किस्मत से कोई बढ़िया जीएम मिल गया तो दीदी के लिए आर्मर बना दूंगा। तुमने जल्दी से पूछा, वो जीएम की दुकान कहाँ है? छोकरे ने सोचा तुमने बात पकड़ ली तो उसे मौका मिल गया। उसने एक नकली मुस्कान बनाकर कहा, छोटे भाई राजा मार्केट की 7वीं मंजिल पर है, चलो भैया तुम्हें ले चलता हूँ। लेकिन तुमने उसे नफरत से देखा और कहा, जरूरत नहीं, मैं और दीदी खुद चले जाएंगे, तू किसी और को परेशान कर, तू मेरी दीदी के लायक नहीं है। छोकरे के चेहरे की मुस्कान जम गई। लिन शिया ने तुम्हारे सिर पर प्यार से हाथ फेरा, मन ही मन तुम्हारी तारीफ कर रही थी, शाबाश। फिर वो तुम्हारा हाथ पकड़कर सीधे जिम की दुकान की तरफ चल दी। आसपास के लोग उस छोकरे को बंदर की तरह देख रहे थे, जिससे वो बहुत शर्मिंदा हुआ और तुम लोगों की पीठ देखकर दांत पीसने लगा। बेशर्म औरत, इतना कहने पर भी नहीं मानी, अब जिम की दुकान पर जाने की हिम्मत है तो देख लेना। इतना कहकर उसने फोन निकाला और किसी नंबर पर घूरते हुए कॉल कर दिया।